तो भारतीय बाजारों के लिए एक हफ्ता और खत्म हुआ और इस पूरे हफ्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए, बहुत सारी दुखद घटनाएं भी हुई और आखिरी तक आते आते इजराइल और ईरान के बीच में जो टेंशन्स बढ़ी उसका इम्पैक्ट क्रूड पर आया और क्रूड का इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो इन सब इवेंट्स के बीच में मार्केट्स के अंदर बिकवाली रही, 1-1.5% के आसपास का ड्रॉप रहा। लेकिन इस ड्रॉप के बाद अब आगे आपकी रणनीति क्या हो, किस तरह की क्लैरिटी हो, किस तरह की सिचुएशंस हैं, कैसे देख रहे हैं इसे बाजार के जानकार, इन सब पे बातचीत कर लेते हैं। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक और खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम सर मौजूद हैं। सुनील सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आज वो बैकग्राउंड बदला हुआ है, आप इंडिया में हो क्या? नहीं, करेक्ट आपने। मैं चेन्नई आया हूँ। हाँ, वो लगा ही था देख के कि आपका बैकग्राउंड बदला हुआ है। तो सुनील सर, पहले तो ये हफ्ता बहुत ही ज़्यादा दुखद भी रहा अहमदाबाद के इवेंट की वजह से, अदरवाइज लेकिन मार्केट के लिए भी बहुत कुछ अच्छा रहा नहीं। जो एफआईज खरीदार थे वो एफआईज बिकवाली में बदल गए। जो मतलब वॉर तो हम देख ही रहे हैं, वॉर तो ट्रेंड है, तो अब नया एक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। सो क्या देख रहे हो आप मार्केट को? क्या लग रहा है अभी ये टर्मोइल्स नियर टर्म जर्क्स हैं या कुछ एक्सटेंड करेगी ये सिचुएशन? नहीं, ये नियर टर्म है क्योंकि मेरा मानना है कि जैसे इंडो पाक का वॉर का स्थिति था वैसे ही ईरान इसराइल का वॉर का स्थिति है। क्योंकि इसराइल ने भी बहुत टारगेटेड अटैक किया है न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर और उनके लीडरशिप के ऊपर। अब ईरान टोकन तरह से ड्रोन से कुछ रिएक्ट करेगी, मगर असलियत में ये एक लंबा चौड़ा वॉर नहीं हो सकता है। क्योंकि इसराइल ने बहुत पिन पॉइंटेड अटैक्स किए और इसराइल ने क्या हमने किया खत्म, जैसे कि इंडिया की तरह या जाके अंदर घुसो, करो अपना काम, वापस आ जाओ। अब ईरान थोड़ी बहुत ड्रोन जोन करके थोड़ी देर इसको स्ट्रेच कर सकती है, मगर उसके अलावा इसके ऊपर उनके पास दम नहीं है मेरे ख्याल में कि ये यूक्रेन रशिया जैसे एक लंबा वॉर चले। नंबर वन। नंबर टू, अभी हमारे मार्केट्स ने इतने वॉर देख लिए, हमास का अटैक था, फिर रशिया यूक्रेन वॉर था, ये सब देख लिया, फिर भी देखा हर बार मार्केट बाउंस बैक हुआ है, राइट? और इस बार भी होगा। क्यों मैं कह रहा हूं कि ये सब इन तमाम चीजों के बावजूद मार्केट की बाउंस बैक का कारण एक ही चीज है, वो है डोमेस्टिक लिक्विडिटी। यानी रिटेल निवेशक की भरोसे म्यूचुअल फंड के जरिए थ्रू एसआईपी बुक कंसिस्टेंट रहा है। ओके, तो ये लिक्विडिटी को कहीं पे जगह ढूंढना है ना, इसीलिए हर ऐसी जो दुर्घटना हुई है इमीडिएट एक नेट रिएक्शन नेगेटिव रहा है, मगर अल्टीमेटली डोमेस्टिक लिक्विडिटी आके स्टॉक्स को खरीद के फॉल इतना नहीं हुआ जितना एक नॉर्मल सिनेरियो में होता ऐसे। क्योंकि एफआईएस तो नर्वस होते हैं। देखिए, एफआईएस में भी लॉन्ग टर्म एफआईएस होते हैं जिनके लिए ये मौका होता है बाइंग अपॉर्चुनिटी का, वो भी खरीदारी कर रहे होंगे। मगर शॉर्ट टर्म में हेज फंड्स का क्या होता है कि उनका एक आउटलुक एक दो तरफा होता है। एक होता है कि वो बहुत अग्रेसिवली एक व्यू लेते हैं और व्यू को बेट करते हैं, और व्यू सही निकला तो पैसा बनता है ना। मगर जब भी कोई उसके कारण एक हादसा और आ जाता है तो वो कहते हैं प्रॉफिट बुक में चला जाऊं, क्योंकि मेरी जो कॉल वो सही निकली, अब फ्रेश कॉल लेंगे बाद में। तो वो रिपीटेडली चर्न की साइकिल होती है कि आओ। जैसे हमारे बारे में देखें तो एफआईएस की वापसी के कारण था तेल का दाम का गिरावट, और दूसरी थी कि अमेरिका में कुछ स्लोडाउन की बात, क्रेडिट डिफॉल्ट की बात, तो इमर्जिंग मार्केट की ओर पैसा आने लगा, उसमें थोड़ा हमको मिला। तो अब जैसे ही ये स्थिति अभी एक दुर्घटना वाली स्थिति आ गई तो वो प्रॉफिट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी उनको लगा मार्केट में प्रॉफिट बन गया। बट इस बार एक नई चीज हुई है, वो क्या कि डायरेक्ट इसका तेल के दाम के ऊपर इंपैक्ट आया है। वो क्यों? क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि ईरान पूरी दुनिया को ऑयल सप्लाई कर रही है। ऑलमोस्ट 90% ईरान के जो तेल होते हैं वो चीन को जा रही है, क्योंकि चीन नहीं मानता है अमेरिकन सैंक्शंस, और इसलिए उन दोनों का वो गठबंधन बन गया और पूरी की पूरी जो भी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन था ईरान का वो चीन उठा रही थी, वो अभी भी कंटिन्यू होगी। मगर खबर क्या है कि खबर दो चीज की है। एक, अगर इसराइल का अटैक न्यूक्लियर पे हो गया, क्या ऑयल रिफाइनरी पे भी कर सकते हैं, तो फिर ईरान का सप्लाई अगर गिर गया, निकल गया वर्ल्ड के मार्केट, तो चीन को कहीं और से तेल खरीदना होगा, तो तेल का डिमांड नेचुरली बढ़ेगा, तो प्राइस बढ़ेगा। वो एक वो कारण। दूसरी चीज है कि एक स्ट्रेट है, एक पाथवे है कॉल हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से सब तेल का जहाज ना उस स्ट्रेट के जरिए जाते हैं। सऊदी अरेबिया से लेकर कहीं पे भी तेल बाहर निकलता है वेस्टर्न वर्ल्ड को उस स्ट्रेट के जरिए। अब वो स्ट्रेट ईरान के करीब है और शायद ईरान उस स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है।
नहीं तो एक धमकी दे सकता है कि कोई भी जहाज वहां चलेगा तो मैं उसके ऊपर बम डालूंगा। तो इसके कारण वर्ल्ड की ऑयल सप्लाई में क्या शॉर्टेज हो सकती है, बिकॉज कुछ दिन के लिए उधर बराज ब्लॉकेड हो सकता है। क्या ईरान का एक रिटेलिएशन, इकोनॉमिक रिटेलिएशन इसराइल के खिलाफ वर्ल्ड को एक सबक और एक तरह से अमेरिका को सबक सिखाने के लिए हो सकता है। इन सब चीजों के कारण ही आज तेल में भयंकर एक जंप हुआ। और हेज फंड्स के लिए, खास करके जो हेज फंड्स कंप्यूटर में फीड करते हैं, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करते हैं, वो हर चीज का एक नंबर डालते हैं और ये नंबर हुआ तो बुक प्रॉफिट या कट लॉस उसका डाल देते हैं। तो तेल जरूर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हेज फंड की जो कैलकुलेशन में। और कुछ एल्गोरिथमिक हेज फंड्स होते हैं, उनका जब तेल 70 को पार कर दिया तो बेचो। तो ये नीजक रिएक्शन आज हुआ इसके कारण, जहां पे एफआईएस बेच रहे थे और डोमेस्टिक फंड में इस पर लिक्विडिटी है, मगर वो स्मार्ट है। क्यों मैं बता रहा हूं ये, उनको पता है कि देखिए अर्निंग सीजन तो एक मिडिल सम रही थी, फिर भी उन्होंने अर्निंग सीजन का ज्यादातर टाइम इंतजार किया खरीदे बगैर। और लास्ट में जब पूरी अर्निंग सीजन आ गई, इसके बाद क्लैरिटी आ गई कि कौन से सेक्टर में अच्छी अर्निंग्स है या गाइडेंस अच्छी है, वापस उन्होंने खरीदारी शुरू की। इसलिए मार्केट में इतनी वॉलिटिलिटी के बावजूद मार्केट उतना गिरा नहीं। तो वैल्यूएशन के तौर पर हमारी मार्केट सस्ती नहीं है। तो इस हालत में जब एफआईएस की बिकवाली चल रही है, डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स भी साइडलाइन में वेट करके दाम को गिरने दो ना, और गिरेगा तो अच्छा है। मुझे पता है कि कंपनी अच्छी है, मुझे पता है कि कंपनी की प्रॉफिट्स भी अच्छी आएगी, मगर आज दाम गिर रहा है तो मैं क्यों जाके जल्दी खरीदूं, वेट करता हूं थोड़ी गिरने दे उसके बाद आके खरीदूंगा। तो नहीं। मेरा मानना है कि आज की जो वॉलिटिलिटी है जी। उसको अलाउ किया गया। एक तरफ एफआईएस की एक्चुअल सेलिंग और डोमेस्टिक ने अपना बाइंग को थोड़ा पोस्टपोन किया। नहीं नहीं, आज भी उन्होंने खरीदारी किया होगा, क्योंकि शुरुआत से मिडिल तक मार्केट में थोड़ी रिकवरी आई थी ना, क्योंकि गिरने के बाद आके खरीदारी करते हैं। ये एक वॉलिटिलिटी ऐसी और एक हफ्ते के लिए शायद रहेगी, क्योंकि अभी भी ईरान का क्या रिटेलिएटरी एक्शन होने वाला है ये अभी साफ क्लियर नहीं है। तब तक ये अनसर्टेनिटी थोड़ी रहेगी, बट अल्टीमेटली नहीं तो मुझे एक बात बताओ सुनील सर, एक जानकार से बात कर रहा था, क्या जो नया सेगमेंट या नया सेक्टर उभर के आया है वो है एफएमडीजी, फास्ट मूविंग डिफेंस गुड्स। क्या दुनिया भर में इसकी डिमांड आ गई क्या? अभी सभी लॉन्ग है क्या डिफेंस के ऊपर? जो पूरा का पूरा डिफेंस ही डिफेंस चला जा रहा है, दुनिया भर में डिफेंस की डिमांड आ रही है, वॉर पे वॉर हुए जा रही है। तो ये मैं FMMDG कहूंगा। एम क्या क्या है दूसरा? वो? फास्ट मूविंग मॉडर्न डिफेंस गुड्स। देखिए अभी क्या हो गया, अब वक्त है ड्रोन्स का, हाँ। यूएवी का, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का, मिसाइल का। तो बदला है, रुख बदला है अभी। और यहाँ पे क्या है कि ना, हमारी जो गवर्नमेंट की एक आत्मनिर्भरता की प्रोग्राम थी, जिसको पूरा टेस्ट किया गया इंडो पाक वॉर में, और जो सक्सेसफुल निकली, तो नेचुरली हमारे डिफेंस के लिए बहुत अभी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ना ही बाकी एशियन कंट्रीज, यूरोपियन देशों में भी आप देखें तो नेटो से हट रही है धीरे धीरे अमेरिका, तो उनको भी अपना डिफेंस आर्सेनल बिल्ड करने की जरूरतें बढ़ रही है। और देखिए अब यूक्रेन ने भी रशिया के खिलाफ क्या भयंकर ड्रोन का अटैक किया। तो ये न्यू एज वॉरफेयर में लकीली हमारी जो प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियां हैं, उन्होंने अपना क्वालिटी दिखा दिया। तो इनकी फ्यूचर बहुत लंबी ब्राइट दिख रही है। और आज मैं कुछ दिनों से, मैं 2-3 दिन, कल आज मैंने बहुत से शो से कर रहा हूँ कि डिफेंस अभी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। क्या है कि थोड़ी बदलाव है उसमें। सिंस अपने सेक्टर के बारे में पूछा, मैं बताता हूँ क्या है कि एक है कि डिफेंस में आपको डिफेंस इंडेक्स पे देखेंगे तो ज्यादातर 70-80% PSU डिफेंस स्टॉक्स, वो आने पहले जो था, क्योंकि एक PSU की वैल्यू कैचअप रैली थी और वो अभी इंडो पाक की रैली हुई, तो उसके कारण वो बढ़ गए। मगर आने वाले दिन प्राइवेट सेक्टर का होगा, तो इसलिए खाली डिफेंस इंडेक्स को भरोसा ना करें। आप जेन्युइनली एक ओवरऑल डाइवर्सिफाइड डिफेंस पोर्टफोलियो, जहां पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों शामिल, और प्राइवेट सेक्टर का शायद 60-65% अलोकेशन और खाली 30-40% आपको पब्लिक सेक्टर में करना चाहिए। ये एक चीज। सेकंड है कि इन सब कंपनियों में विनर भी ढूंढना मुश्किल है, इसलिए मेरा अप्रोच है कि आपको डाइवर्सिफाई करें, 15-20 ऐसे डिफेंस कंपनियों को चुनकर पूरी डाइवर्सिफाई करें। अगर आपकी उतनी एक रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो आप इंफ्रा फंड्स में लगाए, क्योंकि ज्यादातर ये डिफेंस कंपनियां कैपिटल गुड्स सेक्टर में आती है और हर एक इंफ्रा फंड में इनकी एलोकेशन
रहेगी। तो एक तरफ आप उसको सेफ्टी के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के जरिए प्ले कर सकते हैं, मगर दोनों तरफ यानी अदर आपने 15-20 स्टॉक का अपना ओन डिफेंस का स्टॉक पोर्टफोलियो बनाया, जो कह रहे हैं, मैं जैसे मैंने कहा कि ज्यादा वेटेज प्राइवेट सेक्टर को दीजिए या फिर आप इंफ्रा में डालिए, दोनों में आप एक स्टैगर्ड अप्रोच लीजिए, क्योंकि एक एंड ऑफ द डे डिफेंस एक सिक्लिकल सेक्टर है, तो इंफ्रा के अंदर आता है, तो नेचुरली इस वॉलिटिलिटी में आपको उतार चढ़ाव रहेंगे। तो स्टैगर्ड तरीके से आप खरीदेंगे। मेरा मानना है कि अगले 5 साल के लिए मेरे डिफेंस की एक्सपोर्ट्स जो 23,000 24,000 के लेवल पे थी लास्ट ईयर, 50,000 तक तो जरूर डबल होने की एक गुंजाइश है। और ओवरऑल डिफेंस सेक्टर का ग्रोथ करीबन 20% पर एनम पे दिख रहा है। तो एक फाइनली मैं कहूंगा कि आपकी एक अप्रोच भी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, क्योंकि डिफेंस के ऑर्डर आने के बाद एग्जीक्यूट होने में भी 2-3-4 साल लगते हैं। तो एक 5-7-10 ईयर्स का आउटलुक रखेंगे तो मेरे लिए, जैसे आपने कहा, ये FFMDG है, फास्ट मूविंग मॉडर्न डिफेंस गुड्स एक जरूर इसकी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई, इसलिए इसको FMCG से तुलना की गई है, FMMDDG बन गया। अच्छा, एक चीज़ और, सुनील सर, आप फंड के साथ बहुत सालों से एसोसिएटेड रहे हो, आप एक्टिवली रहे हो इस पूरे सिस्टम में, ऐसा तो नहीं सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि प्रमोटर्स अपने सिचुएशन या फंड्स दिए जा रहे हैं और म्यूचुअल फंड उनको बफर दिए जा रहे हैं एब्जॉर्ब कर करके? कल में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एशियन पेंट की 3-3.5% इक्विटी बेची, 7,700 करोड़ रुपए की इक्विटी, और अकेला SBI म्यूचुअल फंड उसे 7,700 करोड़ की इक्विटी को एब्जॉर्ब कर गया। लिक्विडिटी है आपके पास, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी को कुशन दे रहे हो। ऐसी सिचुएशन तो नहीं क्रिएट हो रही है बाजार में कि आपके पास लिक्विडिटी है, आप अपॉर्चुनिटी तलाशने की बजाय आप कुशन देने की सिचुएशन में आ गए हो। देखिए, ये रिलायंस का एशियन पेंट्स का शेयर बेचना आप क्यों कह रहे हैं कि प्रमोटर बेच रहा है? रिलायंस थोड़ी एशियन पेंट्स की प्रमोटर है हाँ, भैया। उस केस में चलो तो एक्सेप्शनल है। इन्वेस्टमेंट था, तो इट्स अ गुड बाय, बिकॉज एशियन पेंट्स का शेयर भी कहीं नहीं चला। मैं स्टॉक स्पेसिफिक तो बात नहीं करता हूं, मगर ये प्रमोटर सेल नहीं था ना, जी, एग्री। ये एक इन्वेस्टर का सेल था, तो उसको ठीक है, आप इसके हिसाब से मत देखिए। ठीक बाकी है। जो प्रमोटर बेच रहे हैं ना, हाँ। देखिए, मेरा एंड यूज ऑफ फंड्स के ऊपर ध्यान होता है ऐसी स्थिति में, वो पैसे का प्रमोटर क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप प्रमोटर बेच के कुछ और प्रोजेक्ट में उसकी इक्विटी कैपिटल के लिए, निवेश के लिए वो बेच रहा है, तो अच्छी बात है, क्योंकि एक बिजनेस में निवेश कर रहा है। मगर अगर वो मार्केट की हालत को देखकर अभी मैं पैसे निकाल अपना प्रॉफिट निकाल दूं, तो वो गलत है। तो हर एक सेल बाय प्रमोटर या IPO या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में एंड यूज ऑफ फंड सबसे इंपॉर्टेंट है। एक हेज फंड ने, समझिए, या एक वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी ने निवेश किया, तो कंपनी छोटी थी तब उन्होंने उस पर भरोसा किया, उसको मैनेजमेंट में शायद शामिल हुए, उसको बड़ा किया, तो नेचुरली उनका हक बनता है कि मैं प्रॉफिट बनाऊं, इतने मैंने रिस्क लिया तो मेरा रिस्क का रिवॉर्ड भी होना चाहिए। तो इन सब में गलतियां नहीं है। गलतियां तब है जब प्रमोटर को कॉन्फिडेंस नहीं होती है अपनी कंपनी की फ्यूचर में, जिसको जब उसको लगता है कि मेरी कंपनी की फ्यूचर नहीं है, मगर मार्केट उसको रिकग्नाइज करिए, मैं प्रॉफिट बुक हूं, वैसे MPO से मैं बाहर रहूंगा। और मेरा मानना है कि ज्यादातर म्यूचुअल फंड मैनेजर भी इसी तरह देखते हैं। तो हर जो सेल ऐसा होता है उसमें वो शामिल नहीं होते हैं। जब कंपनी की फ्यूचर आती दिख रही है और उनको समझ आ रही है कि प्रमोटर क्यों बेच रहा है और वो पैसे से वो क्या करने वाला है, वो एंड यूज के लिए, ये चीज को देखकर ही फंड मैनेजर्स खरीदते हैं। तो मैं बेफिक्र रहूंगा कि यहाँ पे जस्ट बिकॉज ब्लॉक डील्स या ऐसे प्रमोटर की शेयर को खरीद रहे हैं, कि ऐसा नहीं कि हम कुशन दे रहे हैं, हम भी सोच समझ के उस कंपनी की फ्यूचर में सोच के ये सब चीज देख के ही खरीदते हैं। तो ये मैं आपको एक शांति की माहौल बता रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि ये खाली एग्जिट के कारण हम उनको हेल्प करें, नहीं। अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड मैनेजर अपना पैसा नहीं निवेश कर रहे हैं, हाँ। पब्लिक का पैसा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर दिन NAV में दिखता है, हमारी रिपोर्ट कार्ड तो डेली पब्लिश होती है। तो ऐसे हम, जैसे मेरे बाप का पैसा है वैसे नहीं रीड कर सकते, नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, सब होता है। तो इस सिचुएशन में अगर प्रमोटर लगातार माल बेचे जा रहे हैं तो क्या, मतलब एक तो फैमिली ऑफिस का नया चलन बन गया है, आमतौर पे अपनी हिस्सा बेच के फैमिली ऑफिस बना के नए एसेट्स में पैसा डालते हैं, एक तो नया ट्रेंड ये है। अदरवाइज चलिए कुछ जेन्युइन केस भी हैं कि वो अपने नए केपेक्स को प्लान कर रहे हैं, वहाँ पर भी कुछ पैसा डाल रहे हैं। कई जगहों पर तो ऐसी भी सिचुएशन आ रही कि शेयर ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, उसके बाद भी प्रमोटर स्टेक बेचे आ रहे हैं, या आप इन्वेस्टर भी स्टेक बेच रहे हैं। चलिए प्रमोटर छोड़ भी दूं तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर बेच रहे हैं स्टेक, जैसे सी इन्फो में कल बेचा गया, या रिलायंस में फॉर स्टेक बेचा गया, एशियन पेंट में 30% नीचे आके स्टेक बेच रहे हैं। सो ऐसी सिचुएशन क्यों अराइज हो रही है कि बाजार में पैसा निकाला जाए कि हाँ, आप इतना टूटने के बाद शेयर बेचने क्या औचित्य है जब पहले नहीं बेचा तो? क्योंकि अपॉर्चुनिटी की बात है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात होती है ना, अपॉर्चुनिटी बेनिफिट की बात है यहाँ पर।
कि वो पैसे को बेचकर क्या मेरे लिए कुछ और बेटर उपाय है उस पैसे का। तो प्राइस, देखिए, प्राइस बाइंग और सेलिंग शेयर में एक रूल होता है जो मैं मानता हूं भी, कि बाइंग डिसीजन और सेलिंग डिसीजन को सेपरेट करना चाहिए। अब क्या दाम में उसको खरीदा, उसको खरीद बेच सकते थे या खरीदा, उसका कुछ मायना नहीं है। जब मैं बेच रहा हूं, क्या उस पैसे से मेरा बेटर उपाय हो रहा है, एक ही रूल है। और उसी मायने से देखना, इसीलिए मैं कह रहा हूं को क्यों कह रहा है, वो पैसे से क्या कर रहा है, ये देखने की जरूरत। सेकंड, एक तरफ ये भी देखिए कि ये सब प्रमोटर स्टेक सेल में समटाइम्स वो मार्जिन कॉल से वो लेंडर बेच रहा है, उसको भी हटाने की जरूरत है। याद है ना, अगर प्राइस गिर गया तो किसी लेंडर का मार्जिन कॉल के कारण वो बेच रहा है, तो वो नेचुरली आपको दिखेगा कि प्रमोटर बेच रहा है। तो इसके पीछे बहुत सारे दरवाजे हैं जिसको आपको खोल के देखने पड़ते हैं कि क्या असलियत में क्या अंदर हो रहा है, उसके बाद ही आप ऐसा डिसीजन ले सकते हैं। तो अब सुनील सर देखो, अर्निंग्स खत्म हो चुके हैं, ट्रेड टैरिफ की सिचुएशन चाइना की सील हो चुकी है, जो ट्रम्प साहब ने बोला भी कि वहाँ चाइना की डील सील हो चुकी है। और जिस तरह चाइना की डील सील की गई है, ये इंडिया के लिए बेनिफिशियरी कम, नुकसानदेह ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि अब चाइना तैयार हो जाएगा वापस उसी तरह से प्रोडक्शन क्रिएट करने के लिए ग्लोबल सप्लाईज में जो ऑलरेडी करता था। तो इज इट अ बेनिफिशियरी वन? और दूसरा, चाइना जब इतने अच्छे नेगोशिएशन के साथ सील हुआ है तो इंडिया तो और बेटर नेगोशिएशन पोजीशन में है। मान के चले कि हमारी डील और बेटर होगी, स्वीटनर होगी। देखिए, इसमें पहली बात आप समझिए कि हर चीज में ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेलती है या इंडिया न्यूजीलैंड से खेलती है, तो दोनों का स्ट्रेंथ किसके पास है वो देखने की जरूरत है। देखिए, क्यों मैं कह रहा हूं ना, इंडिया का ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ $50 बिलियन है, चाइना का ट्रेड सरप्लस $450 बिलियन है, 450 से 500 बिलियन, 10 गुना हमसे ज्यादा। क्योंकि यूएस का टोटल जो डेफिसिट है वो है $1.2 ट्रिलियन, यानी $3 ट्रिलियन इंपोर्ट करते हैं, 3.2 ट्रिलियन इंपोर्ट करते हैं, $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करते हैं यूएस। तो उनके $1.3 ट्रिलियन का डेफिसिट में चाइना का आधा हिस्सा है भैया। तो अमेरिका के लिए चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया के लिए अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, समझे, तो नेगोशिएटिंग पोजीशन। आप देखिए अमेरिका का क्या प्रॉब्लम क्या है ना, अगर उन्होंने चाइना के साथ डील कंप्लीट नहीं किया तो एक चीज है कि एक उनको प्रोडक्ट का शॉर्टेज होगा देश में। अगर चाइना ने किया कि ठीक है अब टैरिफ लग रहे तो मैं नहीं बेचूंगा, तो नुकसान किसका? चाइनीज का तो नुकसान होगा क्योंकि वो प्रोडक्शन फैक्ट्री को बंद करेंगे, मगर अमेरिका का भी नुकसान होगा कि वो प्रोडक्ट जो अमेरिकन कंज्यूमर डिमांड करती है वो अवेलेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि दूसरा सप्लाई चेन बिल्ड करने में 5-10 साल तो लगते हैं। तो फर्स्ट चीज है एक जबरदस्ती अमेरिका को चीन से खरीदने की। सेकेंड, देखिए कि 55% का ओवरऑल टैरिफ लगा है, तो $500 बिलियन में 55% का टैरिफ कितना है इनकम? आपको $2.5 बिलियन का इनकम अमेरिका को मिल रहा है, राइट? सो थर्ड चीज है कि चाइना के पास और भी अस्त्र थे जो हमारे पास नहीं है, जैसे रेयर अर्थ का उनका था, तो वो उन्होंने ब्लॉक किया एक्सपोर्ट अमेरिका को। उसके बिना अमेरिका का कोई भी सोलार या ऑटोमोबाइल कुछ भी आगे बढ़ नहीं सकती। दूसरी बात है कि चाइना इतना होल्ड करती है ट्रेजरी, $800 बिलियन यूएस ट्रेजरी होल्ड करती है, तो उसको बेचेंगे तो अमेरिकन डॉलर और अमेरिकन ये प्रेशर में आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये तो बैटल ऑफ मोर और लेस इक्वल, समझिए कि चाइना और अमेरिका का। इंडिया का ऐसा नहीं है। इंडिया का है कि हम $500 बिलियन ये सरप्लस है, और टोटल हमारा ट्रेड का जो वॉल्यूम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों मिला के $190 बिलियन का है। तो उसको $500 बिलियन में बिल्ड करने के लिए मोदी और ट्रंप की मीटिंग में बताया गया। अब बात क्या है, आप चाइना को इंडिया से बिल्कुल नहीं कंपेयर कर सकते। मैं क्यों बता रहा हूं, खाली एक चीज में मेरी, दो चीज में हमारी एडवांटेज है, वो है एक लेबर सप्लाई, क्योंकि चाइना की घट रही है हमारी बढ़ रही है। दूसरी है लेबर का कॉस्ट, जो कि चीन का अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर आवर की बात करें, अमेरिका का है $30 पर आवर, चीन का है $4.25 पर आवर, हमारा है $1.5 पर आवर। तो 4.25 के कंपैरिजन में हमारी $1.5 है लेबर कॉस्ट, मगर हमारी प्रोडक्टिविटी भी 60% कम है कंपेयर टू चाइना। तो जो भी लेबर कॉस्ट का एडवांटेज आपको दिख रहा है वो हाई स्किल्ड लेबर में चला जाता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी चाइना का बहुत बहुत आगे है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस्ड है। तो चीना +1 जो स्ट्रैटेजी इंडिया ने अप्लाई था वो एक लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी था कि धीरे धीरे हम उसको, यहाँ पर चाइना जो कर रहा है उसके हमारी लेबर सप्लाई एडवांटेज और थोड़ी बहुत कॉस्ट एडवांटेज यहाँ पे शिफ्ट करे। सक्सेस हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में। क्यों?
क्योंकि उधर काम खाली असेंबली का कर रहे हैं हम, तो उसमें लो स्किल काम है। तो ऐसे लो स्किल काम ही आज हम उठा सकते हैं चाइना से। लॉन्ग टर्म में चाइना का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को सब्स्टिट्यूट करना, इसके लिए हमारे इंफ्रा में बहुत डेवलपमेंट चाहिए, स्किल लेवल में बहुत डेवलपमेंट चाहिए, प्रोडक्टिविटी में बहुत डेवलपमेंट चाहिए। ये सब एक मकसद है हमारा, धीरे धीरे उसको अचीव कर सकते हैं। पर आज अगर अमेरिका ने कहा कि मैं चीन से नहीं खरीद रहा हूं, क्या इंडिया उसको सप्लाई करने की स्थिति में है? बिल्कुल नहीं। इसलिए जो भी चाइना के साथ गठबंधन होना था वो होना ही था कि वो 55 पे होगा, 60 पे होगा, 40 पे होगा, यही डाउट में था और उन्होंने क्लोज कर दिया। अब इंडिया उनको क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडिया भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक लॉन्ग टर्म दिशा में 5 साल 10 साल में डेफिनेटली इंडिया चाइना का कॉम्पिटिटर बन के उधर से प्रोडक्शन शिफ्ट कर सकते, क्योंकि हमारी लेबर सप्लाई और कॉस्ट का एडवांटेज है। मगर उसको लगेगा वक्त, बिकॉज हमारी इंफ्रा को पहले इंप्रूव करना है, फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज को और भी सुधार करने की जरूरत है, फिर अमेरिकन कंपनीज को यहाँ आके मैन्युफैक्चर करनी। हमें पीएलआई स्कीम भी देखिए कुछ ज्यादा सक्सेस नहीं, मोस्टली गवर्नमेंट उसको वाइंड करेगी और नया स्कीम कुछ लॉन्च करेगी। तो एक लॉन्ग टर्म मकसद में है ये चाइना प्लस वन, मगर शॉर्ट टर्म में बिल्कुल इंडिया और चाइना एक ही लेवल पे नहीं है कि इंडिया चाइना के एक्सपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट कर सके। ये अमेरिका को जानता है। और सेकंड, इंडिया के साथ फ्यूचर में अगर 5-10 साल की बात करें, वो इंडिया को एक वायबल चाइना सब्स्टिट्यूट बनाने में हमारी मदद करेगी, क्योंकि उनको भी एडवांटेज है, हमारे पास भी लेबर सप्लाई का बेनिफिट है, हमारे साथ भी एक कंपल्सन है कि लेबर को नौकरियां दिलवाता है। तो हमारी बीटीए होगी जहां पे हम पुश कर रहे हैं लेबर ओरिएंटेड बिजनेस को, और अमेरिका पुश करेगा अपनी एक्सपोर्ट्स को, क्योंकि उसको क्या है कि उसको पता है कि इंडिया से उसका इंपोर्ट्स बढ़ेगा ही बिकॉज ऑफ द एडवांटेज कॉस्ट, बट अपनी तरफ से वो अपना तेल या अपनी डिफेंस इक्विपमेंट हमको बेचने की कोशिश करे। तो बीटीए में यही है, हमारी बीटीए कंप्लीटली डिफरेंट होगी। वेरएस चीन के साथ अमेरिका कुछ उसको एक्सपोर्ट करने की बात नहीं कर रहा है, बट इंडिया के साथ अमेरिका इंडिया को एक्सपोर्ट करके हमारा ओवरऑल ट्रेड बैलेंस 190 बिलियन से 500 बिलियन जाना है। तो उसमें अमेरिकन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया भी बढ़ना है, इंडियन एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका भी बढ़ना है। तो इसमें वक्त लगता है, मगर कंटिन्यूअस हम डील्स कर टॉक्स कर रहे हैं और बहुत जल्द हो जाएगा। मगर उसको चाइना के साथ संबंधित मत कीजिए, ये अलग तरीके हो। और क्योंकि इंडिया का रिलेशनशिप भी एक क्वाड में चाइना, दूसरी बात याद रखिए, आज डिपेंडेंस है अमेरिका को चाइना के ऊपर, इसलिए ये वो नेगोशिएशन टेबल पे आ रहे हैं। नहीं तो उनको चाइना को लॉन्ग टर्म में कंट्रोल में पॉलिटिकली रखना है, बिकॉज चाइना उभरता हुआ देश है। Agree. और जैसे ग्रीक मिथोलॉजी में हमने पढ़ा होगा, एथेंस और स्पार्टा का जो झगड़ा हुआ था, एथेंस रूलिंग पावर था, स्पार्टा ऊपर उभरती हुई पावर थी, इसलिए एथेंस ने जाके स्पार्टा को अटैक किया। वैसे ही तरह अमेरिका इसलिए चाइना को कंट्रोल में करने की कोशिश करिए। वहां पे क्वाड का जो एक गठबंधन है उसमें इंडिया भी शामिल है। तो डेफिनेटली इंडिया एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है अमेरिका के पॉलिटिको इकोनॉमिक सिनेरियो में, पर शॉर्ट टर्म में उसका इंपैक्ट ज्यादा नहीं हो सकता है। ये एक मीडियम टर्म गेम है जहां पे बीटीए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो दिशा दिखाएगी, और उस रास्ते में हम चलेंगे तो जल्द से जल्द मेरे ख्याल में वो बीटीए भी अनाउंस हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चीन के साथ हो गया, हमारी भी हो जाएगी। तो सुनील सर, एक बात बताओ, इस सिनेरियो में अर्निंग्स पूरे आ चुके हैं, ट्रेड डील भी सेटल हो रही है, ईरान इजराइल का वॉर का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आना, एज अ फंड या एज अ ब्रेन बिहाइंड द फंड्स, आप क्या सोचते हो, क्या इस समय लेने लायक लग रहा है? सेक्टर वाइज कहाँ चर्निंग होनी चाहिए? क्या आइडियली बेटर है? क्या दूर रहना चाहिए? मतलब व्हाट विल यू पिक? देखिए, आज के दिन में क्या है ना कि जो भी ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर्स है उनको पूरा डिस्काउंट किया गया है, क्योंकि आरबीआई का रेट कट का एंटिसिपेशन तो हुआ उम्मीद से बेहतर, वो आ गया। तेल की दाम, ये जो आज बढ़त हुआ है तेल के दाम में, मेरा एक नी जर्क रिएक्शन है। मेरे ख्याल में 2 हफ्ते में तेल का दाम वापस 70 के नीचे आ जाएगा, और ओवरऑल वर्ल्ड का एक स्लो डाउन के सिनेरियो में तेल एक 65 to 70 लेवल पे ही रहेगा, मेरा ये रीड है। मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम मार्केट रेट, बट आज का नी जग था। तो मेरे ख्याल में वो जो एक बेनिफिट ऑफ इंडिया के तेल का दाम स्टेबलाइज हुआ है वो भी आज प्राइसेस में है। तो रेट कट भी है, मॉनसून का अच्छा खबर भी प्राइसेस में है। तो आज सिनेरियो ये है कि सब गुड न्यूज प्राइस में दिख रहा है, मगर जहां पे अनसर्टेनिटी है वहीं पे आज एक प्राइस में पूरा कवर नहीं, वो अनसर्टेनिटी को भी बिल्ड किया है। कहाँ है वो सेक्टर? इसलिए मैं एक कॉन्ट्रा ट्रेड में पार्टिसिपेट करूंगा, क्योंकि ये जो करेक्शन हुआ है उसमें सभी स्टॉक्स गिरे हैं, तो कॉन्ट्रा खरीदना बेहतर होगा। और कॉन्ट्रा मेरे लिए सबसे 2-3 सेक्टर दिखते हैं। एक आईटी दिखता है,
मैंने शायद मेरे पिछले शो में आपसे भी कहा था, मेरी आईटी की बदल गई है, फ्रॉम बीइंग नेगेटिव नाउ आई एम पॉजिटिव। और एग्री। 6 महीने की बात करें तो आईटी का 15% अंडर परफॉर्मेंस है निफ्टी के साथ। आई थिंक 6 महीने का देखें तो निफ्टी 2% डाउन है, आईटी 17%, पौने 17% डाउन है। तो आईटी में बहुत करेक्शन हुआ है, तो एक मेरे लिए वो एक वैल्यू बाई दिख रहा है इस मॉल में, बिकॉज अल्टीमेटली मैं एफआईएस की वापसी एंटिसिपेट कर रहा हूं, और जब आएंगी तो आईटी बढ़ेगा। तो आज शायद आईटी ने भी दिखाया अपना रूप कि थोड़ी उसमें प्रोटेक्शन दिलवाया। तो आईटी मेरे लिए एक बाय ऑन डिप्स आज होगी। सेकंड होगी पीएसयू बैंक्स, क्योंकि क्या हुआ है कि ये रेट कट के माहौल में और ये सब चीज और अच्छे अर्निंग्स के कारण प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छी चली है। डेफिनेटली इन द शॉर्ट टर्म प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ही एडवांटेज उठाएंगे इस रेट कट का सिनेरियो, क्योंकि वो फास्ट है एक्शन में और इसमें। मगर मीडियम टर्म में मुझे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बहुत बेनिफिट दिख रही है जब कॉर्पोरेट साइकिल पिकअप होगी। तो आज वो फुल्ली प्राइस इन नहीं है। तो जैसे आप देख रहे हैं, आज मैं देख रहा हूं कि किसका फ्यूचर प्राइस में दिख नहीं रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का नहीं दिख रहा है। तो वो मेरे लिए वो भी एक बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी होगा। थर्ड है, अभी भी इतने रेट कट के बाद भी रियलिटी सेक्टर में एक उतना एक उछाल या छलांग में नहीं दिख रहा हूं। अगर इनफैक्ट ये 6 महीने की बात करें तो 8% डाउन है रियलिटी। तो शायद अभी रियलिटी सेक्टर में फुल्ली ये रेट कट का इम्पैक्ट जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि रियल एस्टेट हाउसिंग सेक्टर में ही दिखेगा, क्योंकि एक छोटे जो बात कर रहे हैं ना कि बजट में 1 लाख करोड़ का गिव अवे हुआ, अभी ईएमआई भी घटने लगेंगी, तो ज्यादा लिवरेज इंपैक्ट आपको हाउसिंग सेक्टर में दिखेगा, क्योंकि 15-20 साल का लोन है। तो मेरे ख्याल में आधार हाउसिंग यानी एक अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें तो यह मौका है कि वो पिकअप करें, क्योंकि दोनों तरफ लोगों के हाथ भी थोड़ा पैसा ज्यादा है टैक्स सेविंग्स के कारण, और ईएमआई भी घट रहे हैं। तो शायद जो लोग घर खरीदने की नहीं सोच रहे थे, छोटे मोटे 2 बेडरूम 1 BHK 2 BHK, वो शायद आज पॉजिटिवली करेंगे। तो वो फुल्ली प्राइसिंग नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट की बात रही है कि बहुत महंगी घर ये बिक रही है और छोटे मोटे घर नहीं बिक रही थी। इसका बदलाव जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं वो आज दाम में नहीं है। तो ये भी मेरे लिए एक पिक होगा। ये मेरे लिए 3 एक कॉन्ट्रा लेवल का मैं समझू पिक्स है। और फोर्थ के मैं वेट करूंगा वो कंजम्पशन और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर की, क्योंकि रेट कट का इंपैक्ट आना था उसमें, मगर मेरे को ये 3 महीने की कंजम्पशन की नंबर कैसी रही मेरे को जुलाई 10 से ही पता लगेगा, जब अर्निंग सीजन की नेक्स्ट अर्निंग्स की शुरुआत होती है। क्योंकि आपने देखा कि समर की बात है, गर्मी बहुत थी, और दिल्ली में आज 47 हुआ था टेम्परेचर मैंने सुना। तो क्या वो सब कंजम्पशन के नंबर में दिख रहे हैं? अगर वो दिख रहे हैं तो मेरे लिए कंजम्पशन भी एक बाय है, क्योंकि मेंटल सेंटिमेंट ऑफ द इन्वेस्टर बदल रहा है, सॉरी परचेसर बदल रहा है। ये देखने की जरूरत है। और फाइनल और एक सेक्टर ध्यान है मेरा कि ये हम ये 1 लाख करोड़ की जो बात करते हैं कि लोगों के हाथ में पैसा आ गया, कितना खरीदारी पे जाएगा, कितना सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में जाएगा। जी। तो अगर उस हिसाब से वो डेटा भी अभी आएगा। अभी देखें तो एसआईपी बुक तो जरूर एक स्टेबल है और बढ़ता जा रहा है, मगर आने वाले महीने में अगर वो इक्विटीज की ओर बढ़ता दिखेगा तो मेरे लिए फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड पार्टिसिपेंट्स, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंजेस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हो, वेल्थ मैनेजमेंट हो, एमसीज हो, इनके ऊपर में इंश्योरेंस कंपनी हो, इनके ऊपर मेरे ध्यान होगी। मगर थोड़ा डेटा का इंतजार है कि लोग पैसे से क्या कर रहे हैं, अपना एक्स्ट्रा पैसा जो हाथ में है खर्चा करने वाले या सेव करने वाले। इस डिसीजन को आंकड़े के लिए वेट करते हैं और फिर डिसाइड करूंगा। इनफैक्ट आपका लास्ट वीक में या जब आपने बोला था आईटी, तब से लेके आईटी चला भी है, पूरे हफ्ते का स्टार परफॉर्मर है, 3.5% चला भी आईटी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। बातचीत में कब आधा घंटा निकल जाता पता ही नहीं चलता, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बातचीत करने के लिए। एंजॉय करिएगा अपने चेन्नई के स्टे को और बढ़िया मानसून का मज़ा लीजिए, और मौका पड़े दिल्ली का तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। और बहुत बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर से अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।